महाराज आप महान हैं। जिस प्रकार से आप दोषी को उसकी ही बातों में फंसाकर उससे सच उकलवा लेते हैं, वाकई ही वो तारीफ के काबिल है। आपके जैसा कोई नहीं महाराज, सत्य कहता हूँ। अरे मंत्री जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों में ही मुझे महान ठहराने लगते हैं। नहीं महाराज, जो मैं कह रहा हूँ वो छोटी बात नहीं। जिस प्रकार से आपने उस दुष्ट चोर को सबक सिखाया वो तारीफ के काबिल है। अच्छा ठीक है मंत्री जी, वो सब छोड़िए, चलो थोड़ा सा उस पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप जैसा उचित समझे। इतना बोलकर वह दोनों उस पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। पेड़ के नीचे लेटते ही राजा तथा मंत्री दोनों गहरी निद्रा में चले जाते हैं। मुझे तो यहाँ पर सोते हुए कितना समय हो गया है। अब तो लगभग शाम भी होने वाली है। चलो अब मैं महल चलता हूँ। तभी राजा अपने सिर पर हाथ फेरता है तो राजा का मुकुट उसके सिर पर से गायब था। अरे ये क्या, मेरे सिर का ताज कहाँ गया? मैंने सोने से पहले तो अपने ताज को पहन कर रखा था, फिर अचानक से वो ताज मेरे सिर से गायब कैसे हो गया? मंत्री जी जल्दी उठिए, जल्दी उठिए मंत्री जी। क्या हुआ महाराज, आप इतना परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? मंत्री, मेरे सिर का ताज कहाँ गया? जब मैं सोया था तो मेरा ताज मेरे सिर पर ही था। क्या तुमने मेरे ताज को निकाल कर कहीं पर रखा है? नहीं महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके ताज को निकालना तो दूर, कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता। यदि तुमने भी मेरे ताज को छुआ नहीं तो आखिर मेरे ताज को कौन ले जा सकता है? महाराज, मेरे हिसाब से ताज यही कहीं होना चाहिए। हमें उसे जल्द ही खोजना चाहिए। इतना बोलकर राजा तथा वह मंत्री उस ताज को ढूंढने लगते हैं। उन्हें ताज को ढूंढते ढूंढते काफी समय गुजर गया, लेकिन वह ताज कहीं भी नजर नहीं आया। महाराज, वो ताज तो यहाँ कहीं भी नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि महल को वापस लौट चलते हैं और सैनिकों को ताज की खोज में भेजते हैं। नहीं मंत्री जी, बिना ताज के राजमहल लौटना मेरे लिए संभव नहीं। मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचेगी? जो राजा अपने सिर के ताज को भी नहीं बचा पाया, वो प्रजा की रक्षा क्या करेगा? मंत्री जी, मेरे लिए ये घटना बहुत अपमानजनक है। नहीं महाराज, आप ऐसी बात ना करें। हमारे लिए इस समय महल चलना ही उचित है, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके ताज को खोज सके। मंत्री काफी देर तक राजा को समझाता है। ठीक है मंत्री जी, मैं राजमहल लौटकर तब तक एकांतवास में रहूंगा जब तक मेरा ताज मुझे मिल ना जाए। ठीक है महाराज, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर मंत्री तथा वह राजा रात के अंधेरे में ही अपने राज्य को लौट जाते हैं। मंत्री जी, आज पिताश्री को राजसभा में आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। राजकुमार, मैं आपको क्या बताऊं, महाराज ने एकांतवास ले लिया है। वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते। लेकिन क्यों मंत्री जी? आखिर पिताजी ने एकांतवास क्यों लिया है? उन्हें क्या कष्ट है? कल तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक ही ऐसा क्या हुआ जो उन्हें एकांतवास लेना पड़ा? राजकुमार जी, इसका जवाब तो मुझे नहीं पता। ये सवाल आप महाराज से ही पूछिए।
मंत्री की यह बात सुन राजकुमार चंद्रसेन अपने पिता से मिलने के लिए चल दिया। पिताजी, दरवाजा खोलिए। आपने अपने आप को इस कमरे में क्यों कैद किया हुआ है? चंद्रसेन, मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता। चुपचाप यहाँ से चले जाओ और अपना कार्य करो। लेकिन क्यों पिताजी, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे सकते? बताइए मुझे। राजकुमार, मैं तुमसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहता। इसे मेरा आदेश समझकर ही यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए दंड मिलेगा। इसलिए चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ। क्या हुआ भैया, आप पिताजी को लेकर नहीं आए? क्या बात है? वीरसेन, पिताजी को पता नहीं क्या हो गया है। हमारे साथ आना तो दूर की बात, वो किसी से मिलना तक नहीं चाहते। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जो पिताजी किसी से मिलना भी नहीं चाह रहे? लगता है मुझे ही चलकर देखना चाहिए। अच्छा भैया, आप यही रुकिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। इतना बोलकर वीरसेन अपने पिता के कक्ष के पास जाता है। पिताजी, दरवाजा खोलिए, मैं वीरसेन आपसे मिलना चाहता हूँ। वीरसेन पुत्र, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता। लेकिन क्यों पिताजी, आखिर ऐसा क्या हो गया है जो आप किसी से भी मिलना नहीं चाहते? पुत्र, मैं तुम्हें कारण नहीं बता सकता, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नहीं पिताजी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझे अपने एकांतवास का कारण नहीं बता देते। मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं। पिताजी, यदि आपने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, समझ लेना आपका पुत्र अपने ही हाथों से अपने सिर को कलम कर देगा। वीरसेन के इतना बोलते ही राजा दरवाजे को खोल देता है। नहीं पुत्र, तुम ऐसी बात मत करो। पिताजी, ऐसी बातें ना करो तो क्या करूं? आपको इस अवस्था में देखने से तो बेहतर यही है कि मैं मर ही जाऊं। नहीं पुत्र, इतनी सी बात के लिए तुम इतनी बड़ी बात मत कहो। मैं तुम्हें अपने एकांतवास का कारण अवश्य बताऊंगा। तो फिर जल्दी बताइए पिताश्री, आप इतना परेशान क्यों हैं? बेटा, ये बात मुझे बड़े दुख के साथ बतानी पड़ रही है कि मैंने अपने सिर के ताज को खो दिया है। फिर राजा सारी कहानी अपने पुत्र को बताता है। अब तुम ही बताओ पुत्र, मैं क्या मुंह लेकर सबके सामने जाऊं? पिताजी, एक ताज खोने पर आपने एकांतवास ले लिया? अरे, अभी तो आपके दो दो पुत्र जीवित हैं। मैं लेकर आऊंगा आपके सिर के ताज को। यदि मैं आपके ताज को नहीं ला सका तो फिर अपना ये मुंह आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। इतना बोलकर वीरसेन अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। वह चलते चलते अपने राज्य से काफी दूर निकल जाता है। अरे ये क्या, यहाँ से तो तीन तीन रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। आखिर मैं किस रास्ते पर जाऊं? वीरसेन इतना सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस रास्ते में लगे हुए पत्थर के ऊपर पड़ती है जिस पर लिखा हुआ था। आखिर इस पत्थर पर ये सब क्या लिखा हुआ है कि जो भी इस रास्ते पर जाएगा वो लौटकर अवश्य आएगा। राजकुमार उस पत्थर पर लिखे इन शब्दों को दोहरा रहा था कि तभी उसकी नजर एक दूसरे रास्ते पर रखे हुए पत्थर पर पड़ती है। अरे, इस पत्थर पर भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इस रास्ते पर जाने वाले का भगवान भला करे। तभी वीरसेन तीसरे रास्ते की तरफ देखता है
तो उस पत्थर पर भी लिखा हुआ था, इस रास्ते पर जाने वाला कभी भी लौटकर नहीं आएगा। अब मैं क्या करूं? आखिर किस रास्ते को चुनूं? मुझे लगता है पहला वाला रास्ता ही मेरे लिए उचित होगा। चलो चलता हूं। इतना बोल वीर राजकुमार उस रास्ते पर निकल पड़ता है। राजकुमार कुछ दूर उस रास्ते पर तो आराम से जाता है, पर उसके हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उस रास्ते को चुनकर पूरी तरह संतुष्ट है। क्या मैंने इस रास्ते को चुनकर कोई गलती तो नहीं कर दी? क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा मुझे यही बताते थे कि रास्ता कभी भी सरल नहीं चुनना चाहिए। मुझे इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इतना बोल राजकुमार उस रास्ते से वापस लौट पड़ता है और जल्दी ही उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर वह रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये दूसरा रास्ता भी आसान नहीं है, जबकि ये तीसरा रास्ता इन तीनों में से सबसे ज्यादा कठिन और उलझा हुआ है। इसीलिए मैं तीसरे रास्ते पर ही जाऊंगा। राजकुमार बिना देर किए उस तीसरे रास्ते पर निकल पड़ता है। वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। उसे लगभग अब रास्ते में ही रात्रि होने वाली थी। हे भगवान, सुबह से चलते चलते तो मेरी हालत खराब हो चुकी है। काश कि थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मेरी जान में जान आ जाती। वीरसेन यह सारी बातें सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर सामने एक कुएं पर पड़ती है। अरे, कुआं तो सामने ही है। चलो जल्दी से पानी पी लेता हूँ। वीरसेन जल्दी ही कुएं की ओर बढ़ता है। वह जल्दी ही कुएं के पास जाता है। अरे, ये रोने की आवाज किसकी है? जबकि आसपास तो कोई भी नहीं है। कहीं ये आवाज इस कुएं के भीतर से तो नहीं आ रही? हाँ, जरूर ये आवाज कुएं के भीतर से ही आ रही है। कौन है कुएं के भीतर? इतनी जोर जोर से कौन रो रहा है? जल्दी से बाहर आओ। राजकुमार जी, मैं कुएं से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मैं इस कुएं के भीतर ही कैद हूँ। लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें इस कुएं के भीतर किसने कैद किया? राजकुमार जी, मैं प्रतापगढ़ की राजकुमारी सुंदरबाला हूँ। मुझे इस कुएं के भीतर उस दुष्ट परी ने कैद कर दिया है। लेकिन राजकुमारी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें उस परी ने क्यों और कैसे कैद किया? राजकुमार जी, यह बात उस दिन की है जब मैं अपने महल से छिपकर चुपके से अपनी उस बांसुरी को लेकर इस जंगल में घूमने आई थी। वाह वाह राजकुमारी जी, आपकी बांसुरी की धुन सुनकर तो मैं खिल उठी हूँ। आप बांसुरी तो कितना मधुर बजाती हैं। धन्यवाद नन्ही चिड़िया, यह बांसुरी चमत्कारी है। इसे जो भी इंसान प्यार से बजाए तो इसमें से आत्मा को तृप्त कर देने वाली धुन निकलती है। राजकुमारी जी, जरा फिर से बजाइए ना इस बांसुरी को। मेरा मन इसे सुनने के लिए बेचैन हो रहा है। हाँ हाँ, अभी बजाती हूँ। इतना बोलकर राजकुमारी फिर से बांसुरी को बजाने लगती है। अरे वाह,
इतनी मधुर बांसुरी आखिर कौन बजा रहा है? इस बांसुरी की ध्वनि तो मुझे अपनी ओर ही खींच रही है। चलो चलकर देखती हूँ। अरे ओ लड़की, तेरी यह बांसुरी तो कितना मधुर संगीत निकालती है। मुझे तेरी यह बांसुरी बहुत पसंद आई, इसीलिए तू यह बांसुरी मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं इस बांसुरी को किसी को नहीं दूंगी। यह बांसुरी मेरे पिता की है। देख लड़की, तू चुपचाप इस बांसुरी को मुझे दे दे, नहीं तो क्या कर लोगी तुम? यह बांसुरी मेरी है और मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? चलो जाओ यहाँ से। लगता है घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। इतना सोच परी अपनी जादुई छड़ी से राजकुमारी को बंधक बना लेती है और उससे बांसुरी को छीन लेती है। छोड़ दे मुझे दुष्ट परी, तूने मुझे बंदी क्यों बना दिया? राजकुमारी, तू तो कितनी बड़ी मूर्ख है। आज मैं तुझे आजाद ही कर देती हूँ। जा, तू इस कुएं के अंदर समाहित हो जा। परी के इतना बोलते ही राजकुमारी उस कुएं के अंदर चली जाती है। फिर वह परी वहाँ से चली जाती है। उस दिन से मैं इस कुएं के भीतर ही कैद हूँ। लेकिन राजकुमारी, क्या तुम्हें इस कुएं के भीतर से नहीं निकाला जा सकता? राजकुमार, मुझे इसमें से बाहर निकालने का रास्ता तुम्हें आगे ही मिलेगा। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ। राजकुमारी की बात सुनकर वीरसेन आगे को बढ़ चलता है। वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। वैसे वहाँ पर तो मुझे ना तो कुछ खाने को मिला था और ना कुछ पीने को। वैसे सामने तो कितने स्वादिष्ट सेब लगे हुए हैं। चलो जल्दी से चलकर सेब तोड़कर खाता हूँ। वह जल्दी ही सेब के वृक्ष के नीचे जाता है। अरे वाह, ये सेब दिखने में तो कितने रसीले और स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो मैं जल्दी से कुछ सेब तोड़ लेता हूँ। इतना सोचकर वीरसेन सेब तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ठहरो, तुम मेरे पेड़ से सेब नहीं तोड़ सकते। अरे ये किसकी आवाज थी? आसपास तो कोई भी नहीं है। अरे युवक, तुम इधर उधर कहाँ देख रहे हो? मैं तो पेड़ के ऊपर बैठी हूँ। अरे तुम कौन हो और ये वृक्ष तुम्हारा कैसे हुआ? तुम तो एक जानवर हो। भला एक जानवर किसी वृक्ष का मालिक कैसे हो सकता है? मैं जो दिख रही हूँ वो मैं हूँ नहीं। जो तुम दिख रही हो, यदि वो तुम हो ही नहीं तो फिर तुम हो कौन? युवक, मैं सेठ तोलाराम की पुत्री हूँ। यह पेड़ मेरा है। यदि तुम तोलाराम की पुत्री हो तो तुम एक बंदर के रूप में कैसे आई? युवक, कुछ वर्ष पहले की बात है। मैं अपने होने वाले पति शौर्य प्रताप के साथ इस पेड़ के नीचे बैठी थी और हमारे पास एक इच्छा पूर्ति सेब था। इंदु, चलो आज हम लोग इस इच्छा पूर्ति सेब के साथ खेलते हैं। लेकिन इस सेब से आखिर हम क्या खेल सकते हैं? यह तो खाने की वस्तु है। इंदु, ये कोई साधारण सेब नहीं, ये इच्छा पूर्ति सेब है। इसे हाथ में पकड़कर तुम जो भी इच्छा प्रकट करोगी वो पूरी हो जाएगी। और जब फिर से ये बोलोगी सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो फिर दिखाओ मुझे यह सेब। इतना बोल इंदु सेब को ले लेती है। हे इच्छा पूर्ति सेब, तुम शौर्य को एक कुआं बना दो। इतना बोलते ही शौर्य एक कौवा बन जाता है। अरे वाह 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 यह इच्छा पूर्ति सेब तो कितना ज्यादा शक्तिशाली है। इसने तो शौर्य को सच में एक कुआं बना दिया।
हे इच्छा पूर्ति सेब, तुम शौर्य को पहले की तरह सामान्य कर दो। इतना बोलते ही शौर्य सामान्य अवस्था में आ जाता है। इंदु, अब ये फल तुम मुझे दो, जरा मैं भी तो देखूं। वह जल्दी से फल को अपने हाथों में ले लेता है। हे इच्छा पूर्ति सेब, तुम इंदु को एक बंदरिया बना दो। इतना बोलते ही इंदु एक बंदरिया के रूप में बदल जाती है। अरे, इसके पास तो इच्छा पूर्ति फल है, इसे तो परिलोक में ही होना चाहिए। बस, बहुत हो गया तुम्हारा खेल। अब चुपचाप यह सेब मुझे दे दो। ये सेब हमारा है, हम इस सेब को आखिर तुम्हें क्यों दें? क्योंकि पृथ्वी की प्रत्येक वह वस्तु जिसमें कुछ खास हो, उस वस्तु को शाहीन पृथ्वी पर नहीं छोड़ती। चुपचाप यह मुझे दे दो। नहीं, ये सेब मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तो ये लो। शौर्य, उठ जाओ शौर्य, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? बंदरिया कई बार शौर्य को आवाज लगाती है तो शौर्य की आंखें खुल जाती हैं। अरे इंदु, वो इच्छा पूर्ति सेब कहाँ गया? शौर्य, वह सेब तो दुष्ट परी तुमसे छीन कर ले गई है। यदि वो सेब नहीं मिला तो मैं तुम्हें ठीक कैसे कर पाऊंगा? ये सब क्या कर दिया मैंने। लेकिन इंदु, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं उस सेब को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। लेकिन शौर्य, वह सेब तुम्हें कहाँ मिलेगा? उसे तो वह परी ले गई है। चाहे वो परी आकाश पाताल कहीं भी चली जाए, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। इंदु, तुम यही इसी पेड़ पर ही रहना, कहीं मत जाना। मैं जल्दी ही सेब लेकर आऊंगा। दिखाने लायक नहीं कुछ।